एक यूपी के उन्नाव से खबर आई थी और ये बात है नवरात्र से एक रोज पहले की। खबर ये थी कि एक नौजवान, उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। तंत्र मंत्र सिद्धि में उसका ज़्यादा विश्वास था। वो कुछ खास ताकत सिद्धियां हासिल करना चाहता था। इसी वजह से वो बहुत सारे जो तांत्रिक या फिर पुजारियों के चक्कर भी काटा करता था। ऐसे एक पुजारी ने उसे मशवरा दिया कि अगर तुम नवरात्र से एक रोज पहले समाधि ले लो तो बच भी जाओगे और तुम्हें बड़ी सारी सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। अब वो उसकी बातों में आ गया। इसके बाद जो पुजारी थे उन्होंने उन्नाव के उस गांव के दूर एक सुनसान इलाके में, एक मैदानी इलाके में एक बहुत गहरा गड्ढा खोदा और उसके बाद वहाँ पे सारी चीज़ें पूजा पाठ की रखी। 4 पुजारियों ने पूजा पाठ शुरू किया। कुछ और भी लोग उसमें शामिल हुए और उसके बाद उस गड्ढे में उस नौजवान को उतारा गया कि चलो अब तुम समाधि लो। वो गड्ढे के अंदर गया। फिर उस गड्ढे को लकड़ियों से पहले ढका गया, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर डाला गया और फिर तमाम मट्टियाँ उसके ऊपर डाल दी गई और वो गड्ढा बिल्कुल बंद, मतलब जैसे वो लड़का अंदर, ऊपर उसके बाद पूजा पाठ शुरू। इत्तेफाक से इस पूरे सभी चीज़ों को कोई एक अपने मोबाइल से रिकॉर्ड भी कर रहा था और शायद उन्हीं में से किसी एक शख्स ने, जिसकी थोड़ी सी वो उस लगा कि ये गलत हो रहा है, उसने पुलिस को कॉल कर दिया। अब लोकल पुलिस भागती हुई पहुंचती है मौके पर। अब तक लगभग 5 से 6 मिनट हो चुका है उस शख्स को समाधि के अंदर, और ऊपर से मिट्टी से एकदम बराबर कर दिया गया मैदान और फिर प्लास्टिक का कवर डाल दिया गया। तो अंदर वो जिंदा कब्र में है या समाधि में है, और 5-6 मिनट हो गया है। पुलिस सुनती है खबर तो बदहवास भागती है। आने के बाद अब देखती है पुलिस के सारे जो है वहाँ पे पूजा पाठ चल रहा है, कुछ लोग बैठे हुए हैं। अब पुलिस हड़काती है पहले तो पुजारियों को, फिर उसके बाद आवाज़ आती है जल्दी करो जल्दी करो। फिर वो खुदाई होती है आनन फानन में, और वो खुदाई होती रहती है और उसके आखिरकार उस खुदाई के बाद वो लकड़ी का हिस्सा आता है, फिर अंदर गड्ढा है। फिर एक पुलिस वाला नीचे गड्ढे में उतरता है। फिर उस नौजवान, नसीब अच्छा कि तब तक वो जिंदा है, करीब 6 मिनट हो गए सोचिए ज़मीन के अंदर। उसके बाद उसको पुलिस वाले पकड़कर हाथ बाहर निकालते हैं, फिर पुजारियों को खूब डांटते हैं, फिर 4 पुजारियों को गिरफ्तार करते हैं, फिर उस लड़के को अपने साथ ले जाते हैं। फिर सारी कहानियाँ आती हैं कि उसने इसलिए किया था कि नवरात्रे से एक दिन पहले अगर वो ऐसा करेगा और समाधि ले लेगा तो उससे सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। अब उसे ये पता नहीं था कि अगर थोड़ी सी देर हो जाती, पुलिस लेट पहुँचती, तो शायद वो ज़िंदा ही ना होता। लेकिन खैर, हमेशा हम लोग पुलिस की शिकायत करते हैं, पुलिस की बुराई करते हैं। यहाँ पे वाकई पुलिस ने जिस फुर्ती से काम किया, जिस तरीके से भागती भी आई और वक्त रहते एक शख्स की जान बचा ली। तो एक शख्स जो ताकत हासिल करने के लिए मुर्दा बनने जा रहा था, ये कहानी उन्नाव की थी। इत्तेफाक से उसी रोज एक दूसरी कहानी आई कि यहाँ एक जिंदा शख्स मुर्दा बनने जा रहा है अपनी मर्जी से, और वहाँ एक मुर्दा है जिसको 1.5 साल से जिंदा रखा गया है। ये कहानी भी शायद आप लोगों ने सुनी होगी। एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले शख्स की कोरोना में पिछले साल 2021 जून में मौत हो जाती है और उसके बाद लाश को घर वालों के हवाले कर दिया जाता है। डेथ सर्टिफिकेट भी जारी हो जाता है। अब घर वालों को उसका अंतिम संस्कार करना है, लेकिन घर वाले लाश जब घर में लाते हैं तो अचानक उन्हें लगता है कि उसकी धड़कनें तो चल रही हैं। अब वो शमशान जाने की बजाय घर में ही लाश रखे हुए इस उम्मीद में कि जिंदा हो जाए। हालांकि पूरा पढ़ा लिखा परिवार, जो वाइफ है, जो मरा है जो शख्स, उनकी वाइफ जो है एक बैंक में मैनेजर है, मरने वाला खुद एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करने वाला है। लेकिन फिर भी आप अंधविश्वास देखिए कि एक तो कोरोना से मौत हुई है, डेथ सर्टिफिकेट हाथ में है, लेकिन उन्हें ये लगता है कि ये धड़कनें चल रही हैं, ये जिंदा होगा, उठ जाएगा, और इस उम्मीद में कि बस ये जिंदा होगा और उठेगा। दिन, हफ्ते, साल, महीने गुजरते जाते हैं। 1.5 साल पूरे बीत गए और इन 1.5 सालों में वो लाश और उस लाश के साथ उस घर के टोटल मेंबर थे 10। वैसी ज़िंदगी जीते हैं, नॉर्मल रूटीन। घर में एक लाश पड़ी है और 10 लोग अपने रोज़मर्रा के नहा रहे हैं, धो रहे हैं, खा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि अब उठेगा। हालांकि जो बीवी है जिसकी डेथ हुई, उसकी वाइफ, उसकी विधवा, उसे यकीन है कि उसका हस्बैंड मर चुका है, लेकिन चूँकि घर में ज़्यादातर ससुराल के लोग थे उसके हस्बैंड की तरफ से, तो वो उसके सुनते नहीं थे। उसे लगा इनके आगे चलेगी नहीं, तो वो भी समझौता कर ली, खामोश हो गई। और शायद ये लाश और पता नहीं कब तक पड़ी रहती, लेकिन फिर 1.5 साल बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी उसका एक स्टाफ नहीं है। अब या तो जिंदा है, मुर्दा है, मुर्दा है तो उसके सारे हिसाब किताब करें,
उनके पास कोई खबर नहीं, इनकम टैक्स का नोटिस आया डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय के बारे में पूछने के लिए। तब बीवी ने जवाब दिया कि एक्चुअली उनकी ऐसे ऐसे डेथ हो गई है, लेकिन लाश घर में पड़ी हुई है, ससुराल वाले मेरे इसका अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं। तो फिर इनकम टैक्स ऑफिस की तरफ से वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस को फ़ोन किया गया कि हमारा एक एम्प्लॉय है, उसके साथ ही हो रहा है। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग और पुलिस की टीम घर पहुँची तो देखा कि वो लाश क्या है, कंकाल ही है, बिल्कुल काले रंग का हो चुका है। लेकिन हैरत की बात ये थी कि 1.5 साल तक एक घर के अंदर लाश पड़ी रही और पड़ोसियों को भी बदबू नहीं आई। तो जब इसकी पूरी तफ्तीश हुई तो पता चला कि बड़ी हिफाजत से उस लाश को उन लोगों ने सहेज कर रखा था। डेली उसको नहलाते धुलाते, डिटॉल लगाते, कपड़े बदलते, चादर बदलते और इस तरीके से रखा था। हालांकि लाश ने अपना रंग बदल लिया, लगभग हड्डियां बची, लेकिन फिर खैर 1.5 साल के बाद स्वास्थ्य विभाग पुलिस की मदद से उस लाश को कब्जे में लिया गया और जिसका अंतिम संस्कार 1.5 साल पहले होना चाहिए था वो 1.5 साल बाद किया गया। पुलिस ने हालांकि इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया क्योंकि उनके हिसाब से कोई क्रिमिनल केस नहीं था, कोई मर्डर का केस नहीं था। बट हाँ, पुलिस ने ये ज़रूर किया कि इस फैमिली के लोगों की मानसिक हालत कैसी है इसकी ज़रा जांच की जाए। तो जो मनोचिकित्सक हैं उनके ज़रिए उनसे बातचीत भी की जा रही है कि इनकी आखिर ऐसी क्या स्थिति थी जिस वजह से एक लाश को घर में रखकर और ज़िंदगी जी रहे थे। तो दो कहानी, एक जिंदा जो खुद मुर्दा होने जा रहा था समाधि में उतर गया, और एक मुर्दा है बेचारा जो 1.5 साल से उसके जिंदा होने की उम्मीद में उसकी लाश को घर में ही रखा हुआ है, अंतिम संस्कार नहीं कर रहे। तो हमारे इर्द गिर्द हमारे समाज में कहीं भी कुछ भी पता नहीं क्या क्या होता रहता है। किसी ने कहा है कि हिंदुस्तान कहानियों से भरा पड़ा है, शायद यही सच है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। दिल्ली के करीब गाजियाबाद है। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में एक सरकारी अफसर रहते हैं। परिवार में उनकी एक पत्नी है, एक 13 साल की बेटी है और एक 10 साल का बेटा है। खुशहाल परिवार, सब कुछ ठीक ठाक, नौकरी भी ठीक, सरकारी अफसर हैं वो। दोनों बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, पत्नी भी अच्छी हैं, ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही है। लेकिन तभी लास्ट ईयर 2021 1 जनवरी को पहली बार इस परिवार पे एक मुसीबत आती है। इस परिवार की जो मुखिया हैं, सरकारी अफसर और उनकी पत्नी, उनके ईमेल पर एक धमकी भरा नोट आता है और उनसे कहा जाता है कि 10 लाख रुपए दे दो वरना तुम्हारे परिवार के 4 लोग हैं घर में, चारों को मार डालेंगे। अब ये मेल पढ़कर वो परेशान होते हैं, लेकिन इससे पहले कि कुछ करें सोचें कि फेक है क्या है, तब तक दूसरा मेल आता है। अब 10 की रकम 20 हो गई, रकम बढ़ती जाती है। 1 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक, अगले 23 दिनों तक ये मेल आता रहता है और आखिर में ये रकम 10 लाख से जो शुरू हुआ 10 करोड़ तक पहुंच जाता है। बाकायदा एक ईमेल आईडी था जिससे ये धमकी भरा मेल आता था। अब धमकी के साथ साथ फिर कुछ ईमेल में अजीब अजीब बातें आने लगी। एक आई कि पुलिस को खबर की, पैसे नहीं दिए तो हमें मालूम है तुम्हारे परिवार में तुम पति पत्नी हो, एक बेटी है एक बेटा है, चारों की लाशें मिलेंगी। फिर एक में आया कि तुम्हारी बेटी 13 साल की है लेकिन उसकी शादी भी करानी पड़ सकती है। अब ये सारी चीज़ें सुनकर परिवार डर गया कि करे तो क्या करे। इसके बाद उन्होंने गाजियाबाद पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब मामला एक सरकारी अफसर का था, इस तरह से ब्लैकमेलिंग धमकी की थी। अब पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन इधर अजीब चीज़ हो रही थी। हो ये रहा था कि अब धमकी देने वाला ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहा था जो यकीन करने लायक नहीं था। जैसे वो बताता कि आज तुमने घर में क्या किया, पति ने क्या किया, पत्नी ने क्या किया, बेटे ने क्या किया, बेटी ने क्या किया, कौन मेहमान घर में आया था, खाना क्या खाया। उसने कहा कि तुम्हारी हर हरकत पर हमारी नज़र है और इसलिए जो हम कह रहे हैं अगर तुमने वो नहीं माना तो इसका अंजाम बुरा होगा। अब ये ऐसी ऐसी चीज़ें थी कि सुनकर परिवार डर गया। ऐसा लगा कि कोई घर में उनकी नज़र रखे हुआ है। अब उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, कोई हिडन कैमरा है, क्या है, कहाँ है, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उधर जो धमकी देने वाला है, ब्लैकमेल करने वाला है, वो लगातार कह रहा हमें हर चीज़ के बारे में जानकारी है। तो खैर ये पूरा मामला जब हो गया, 23 जनवरी को पुलिस ने 2021 में मुकदमा दर्ज किया
कि एक सरकारी अफसर के घर में इस तरह धमकी दी जा रही है और उनके घर की हर चीज़ों पे नज़र रखी जा रही है, प्राइवेसी तक छिन गई है। अब क्या करें, कौन आ रहा है, क्या जा रहा है। अब वो परेशान, 2 छोटे बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, कुछ भी हो सकता है। तो खैर पुलिस ने भी बड़ी सीरियसली इस कंप्लेंट को लिया। 27 जनवरी को इस केस का खुलासा हुआ था। 23 जनवरी को तो पुलिस ने इस केस को दर्ज किया था, लेकिन उस खुलासे से पहले भी बहुत कुछ हुआ इस केस में। हुआ ये कि अब जब पुलिस ने केस दर्ज किया तो इसके बाद पुलिस को कहा गया कि चलो एक टीम चलकर, घर वालों ने बताया कि छोटी छोटी बातें वो हमें बता रहा है कि कौन क्या कर रहा है, किसने क्या कपड़े पहन रखे हैं, किसने क्या खाना खाया, किसने क्या कब खाना बना, कौन मेहमान आज घर में आया, घंटी कितने बार बजी। अब ये बात बड़ी अजीब थी, तो इसीलिए फिर पुलिस ने कहा कि चलो एक बार घर की तलाशी लेते हैं कि घर में कुछ ऐसा इक्विपमेंट्स, ऐसा कैमरा, ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं है। तो अब पुलिस की टीम जो है घर पहुंच जाती है एक दिन। घर पहुंचने के बाद अब ये पुलिस की टीम पहुंची सुबह करीब 11 बजे। 11 बजे आने के बाद पुलिस ने पूरे घर को खंगाल डाला, घर की हर चीज़ को खंगाल डाला, चेक किया कहाँ कुछ क्या ऐसी चीज़ तो नहीं है, कोई कैमरा तो नहीं है, कोई ऑडियो डिवाइस तो नहीं है। लेकिन घर के अंदर से पुलिस को कुछ नहीं मिला। भल के बद के जितने फ़ोन थे, लैपटॉप थे, कंप्यूटर थे, उन सबको भी पुलिस ने खंगाला। और इसके बाद शाम के 6 बज गए, पर पुलिस को वहाँ से ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर पुलिस ने कहा कि चलो हो सकता है कि यहाँ के कुछ मोबाइल या डेस्कटॉप जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें किसी ने डाल रखी हो। तो उन्होंने घर के 2 मोबाइल फ़ोन, डेस्कटॉप को अपने कब्जे में ले लिया कि इसको जांच के लिए भेजेंगे एक्सपर्ट्स के पास, उसका देखते हैं कि इसमें तो कुछ छेड़छाड़ नहीं की गई। साथ ही पुलिस ने कहा कि आप अपने घर के सारे ईमेल आईडी और पासवर्ड भी बदल दीजिए। सब कुछ बदल दिया। शाम के 6 बजे, 11 बजे की पुलिस की टीम आई हुई, लगभग 7 घंटे तक ये सारी कवायद करने के बाद घर से निकलती है। अभी पुलिस निकल कर गई थी, 10 मिनट भी नहीं गुजरा था कि अचानक जो टीम पुलिस की आई थी, जो उसके लीडर थे, उनका मोबाइल बजा। उन्होंने फ़ोन उठाया, सामने से वही सरकारी अफसर का फ़ोन। उन्होंने कहा कि आपके निकलते ही फिर से एक मेल आया और कहा गया कि तुम लोगों ने ठीक नहीं किया पुलिस को खबर करके। तुम लोगों ने आज पुलिस को बुलाया। 11 बजे पुलिस की टीम आई थी, शाम 6 बजे गई है, 2 फ़ोन ले गई है, एक डेस्कटॉप ले गई है। उन 2 फ़ोन में से एक पिंक कलर का फ़ोन है और वो 5 पुलिस वाले थे और 7 घंटा घर में रुके। उन्होंने इस कमरे की ये तलाशी, इस कमरे की ये तलाशी ली, इस दीवार, इस खिड़की को ऐसे देखा। अब ये सुनते उस पुलिस अफसर का दिमाग घूम गया। वो वापस अपनी टीम को लेकर पलटता, कहता दोबारा घर चलो। अब वो घर पहुंचा तो उन्होंने दिखाया। अब पुलिस वाले ने उस मेल को देखा। अब पुलिस अफसर को लगा कि ये माजरा क्या है। एक तो हर चीज़ घर की वो बता रहा है और अभी पुलिस की टीम रही 7 घंटे, उसकी माइनर से माइनर डिटेल भी बता रहा है वो। और वो चूँकि खुद इस ऑपरेशन में शामिल, उन्हें मालूम है मैंने क्या क्या किया, तो वो सारी चीज़ें सच हैं। क्या क्या कब्जे में लिया वो भी सच बता रहा है। पुलिस वालों को लगा कि कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। अच्छा, इसमें कई बार बीच में ऐसा हुआ था कि तुम हमें हल्के में मत लेना, तुम्हारे ऊपर हमारी पैनी नज़र है और तुमको मैं इशारा दूंगा घंटी बजाकर, और डोरबेल बज जाता था। अब घर वाले हैरान कि ये क्या माजरा है। पुलिस वाले ने भी कहानी सुनी तो अक्सर ये होता है कि जो हैकर हो या ब्लैकमेलर हो, वो दूर से धमकी देता है। कोई आकर ये बताने के लिए ऐलान नहीं करता कि देखो मैं हूं और अभी थोड़ी देर के बाद तुम्हारा डोरबेल बजेगा और डोरबेल बज रहा है। तो ऐसी हिम्मत कौन कर सकता है। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो पुलिस अफसर को लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है। अब उन्होंने घर की फिर से तलाशी ली। फिर घर के सारे मेंबर, अब शक किस पे करें। सरकारी अफसर कंप्लेनेंट है, पत्नी भी कंप्लेनेंट, उन्होंने भी साथ दिया। एक बेटी 13 साल की, बेटा 10 साल का, बेटा 5वीं क्लास में, बेटी 7वीं क्लास में। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे, वहां पे कुछ ऐसी चीज मिली नहीं। पड़ोसियों से पूछताछ की, कुछ पता नहीं चला। अब पुलिस को ये यकीन हो गया कि घर में कोई ऐसे वो गैजेट्स भी लेकर आए थे कि किसी ने हिडन कैमरा या कुछ छुपाया तो पता चल जाएगा। कुछ ऐसा नहीं। तो फिर इस 4 दीवारी के अंदर की बातें बाहर से कोई शख्स कैसे भेज रहा और कैसे बता रहा है, ये पुलिस के लिए सबसे बड़ा चौंकाने वाला सवाल था। बड़ी देर तक सोचा पुलिस ने, फिर पुलिस इस यकीन पर पहुंची कि ये काम घर के अंदर ही कोई कर रहा है।
अब चूंकि सीसीटीवी कैमरे फुटेज में भी कुछ दिख नहीं रहा है कि कोई बाहर से आ रहा है जा रहा है, हालांकि जहाँ पे जो डोर बेल है वहाँ पे कोई कैमरा नहीं था, तो वो वरना पता चल जाता कि बेल कौन बजा रहा है। लेकिन अब पुलिस का यकीन हो गया कि इस घर से जुड़ा हुआ ही कोई शख्स है जो ये सारा खेल कर रहा है। अब कौन हो सकता है? अब पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई, फिर से सारे ईमेल आईडी वाईडी निकाले, सरकारी अफसर को भी शक के घेरे में रखा, पहले उनके सब कुछ चेक किए, उनकी वाइफ के किए, बेटी का किया। अब बेटे की बारी थी, 5वीं क्लास का बच्चा, 10 साल उम्र। जब किया तो उसके डेस्कटॉप में कुछ अजीब अजीब से ईमेल आईडी दिखे। तब पुलिस को लगा कि ये 5वीं क्लास का बच्चा, ये इतने सारी चीज़ें क्या है। पुलिस ने उससे पूछा तो उसने कहा नहीं, ये तो मेरे दोस्त और ये हम सब ने बनाया। अब फिर वो कुछ कुछ ऐसा बोलने लगा कि पुलिस को लगा कि ये बच्चा थोड़ा गुमराह कर रहा है या फिर क्या है, लेकिन ये भी है कि बच्चा है, 10 साल उम्र है। अब उससे कैसे एक प्रोफेशनल उसकी तरफ से आप बातचीत करेंगे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर पुलिस ने एक ईमेल आईडी आखिरकार उसी के जो डेस्कटॉप है उसमें से निकाला, और जब घर के तमाम लोगों से पूछा उसके बारे में तो सरकारी अफसर ने मना किया, उनकी वाइफ ने मना किया, बिटिया ने मना किया। अब बच्चे से बातचीत की तो उसने कहा कि हाँ, ये एक मेरा दोस्त है, आदित्य नाम का लड़का है, उसने ये किया था और वो मुझे ये कहता था कि ये फेक ईमेल आईडी है, बनाओ और अपने माँ बाप को इससे धमकी दो, और नहीं तो वो मेरे को पीटता था। अब फिर पुलिस ने आगे पूछताछ की तो पता चला कि ये झूठी कहानी सुना रहा है, आदित्य नाम का कोई दोस्त ही नहीं उसका। फिर उसने कहा कि यमराज नाम का दोस्त है, उसने मुझसे ऐसे ऐसे करने के लिए कहा था, बट उस पर भी कुछ नहीं, और बच्चा कुछ बता नहीं रहा और उम्र इतनी छोटी है कि पुलिस कुछ सख्ती नहीं कर सकती। आखिर पुलिस ने माँ बाप को भरोसे में लिया और कहा कि इस बच्चे से कुछ बात उगलवानी है, उसमें आप मदद करें। अब बच्चे की काउंसलिंग शुरू हुई। एक माँ बाप के तौर पर पुलिस वाले भी अब दोस्त बनकर, अब वैसे अब देखिए कि 5वीं क्लास में 10 साल की उम्र, कितना ज़्यादा दिमाग डेवलप होगा। खैर जब उसकी काउंसलिंग हुई तो थोड़ी सी मेहनत लगी, लेकिन बच्चा फिर सच बोलने पर तैयार हो गया। फिर उसने कहानी सुनाई और ये कहानी आंखें खोलने वाली है। उसने कहा कि दिसंबर 2020 में, ये कहानी शुरू थी 1 जनवरी से, जब न्यू ईयर की छुट्टी होती है उससे पहले स्कूल खुला हुआ था। तो एक रोज़ इस स्कूल में साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एक स्कूल वालों ने कोई एक प्रोग्राम रखा हुआ था। तो बच्चों को बताने के लिए फ़ोन, लैपटॉप, मोबाइल और क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या बुरी हैं, और साइबर क्राइम क्या होता है, हैकिंग क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें को रखने के लिए, बताने के लिए स्कूल वाले ने बुलाया एक्सपर्ट्स को। अब उसमें ये बच्चा भी था, उसने ये सारी चीज़ें देखी, उसने बताया कि कैसे फेक आईडी भी बनता है, कैसे आप ये सब कुछ कर सकते हो। उस बच्चे ने सब कुछ बड़े ध्यान से सुना, गौर से सुना, क्लास से बाहर आया। अब उसका दिमाग कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, कोई कैसे किसी का ये कर सकता है, कोई कैसे किसी की आईडी चुरा सकता है या उसके सारे डिटेल निकाल सकता है और पता ना चले। इसके बाद वो यूट्यूब पे गया और यूट्यूब पे जाने के बाद उसने इन सारी चीज़ों के बारे में और स्टडी की। मोबाइल हैकिंग कैसे होती है, वीडियो देखे उसने मोबाइल हैकिंग के, अलग अलग जो लोग डालते हैं, कई बार देखिए उसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, फर्जी ईमेल आईडी बनाने का तरीका। अब ये सब कुछ उसने किया, सीख गया। अब उसने कहा कि इसको कहाँ इस्तेमाल करें। फिर उसने कहा कि घर से ही शुरू करते हैं। उसके बाद उसने फेक ईमेल आईडी बनाई और उसने उसके बाद अपने माँ और बाप को धमकी देना शुरू किया और कहा कि अगर पहले 10 लाख नहीं दिया तो ये फिर ये तुम्हारे घर में एक 13 साल की बेटी, उसकी शादी भी करानी पड़ सकती है। अब ये सारी चीज़ें वो करता गया और यही वो इतना वो डराना चाहता था, देखना चाहता था कि कई बार वो मेल करता और इससे पहले कि मेल खोल कर कोई पढ़े वो गैप रखता हो 2-3 मिनट, और उतनी देर में वो चुपचाप से बाहर निकलता, डोरबेल बजाता और वापस आ जाता और मेल में लिख चुका होता है कि देखो घंटी और तुम्हारे घर के कितने करीब तक हूँ। तो अब घर वाले फिर उसे ये भी पता चुके वो घर में ही है कि आज खाना क्या बना है, किसने क्या पहना है, कौन घर में मेहमान आए हैं। और जब पुलिस की टीम पहुंची तो उसे ही पता था कि पुलिस वाले कितने हैं, इनके लीडर कौन है, कितने घंटे रुके, क्या क्या ले गए, तो सब विटनेस था। तो घर की चीज़ें
सारी जानकारी मेल में धमकी के तौर पर इस्तेमाल करता है अपने ही माँ बाप और बहन के लिए। अब ये सारा उसने खुलासा कर दिया। अब यहाँ पे पुलिस के सामने दो इशू आई। एक, बच्चे की उम्र 10 साल, 5वीं क्लास का पढ़ने वाला। अब उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करे? बच्चे को फिर समझाया गया और पुलिस ने उस बच्चे के खिलाफ कार्रवाई करने वाले जितनी भी चीज़ें थी हटा दी। और चूंकि उसने बताया कि मेरा सिर्फ ये मकसद था जानना कि जो साइबर सिक्योरिटी, साइबर हैकिंग और इन सब के बारे में जो पढ़ाया गया है वो कितना सच है, झूठ है, मैं उसको प्रैक्टिकली जानना चाहता था और उसके लिए मैंने अपने घर में ही ये सारी चीज़ें अपनाई। तो पुलिस ने उसके नीयत, उसके मकसद और उसकी उम्र को देखते हुए कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। उसे समझाया, बाकी माँ बाप पे छोड़ दिया कि आप अपने बच्चों पे नज़र रखें। ख़ास तौर पर कितनी देर के लिए उसके हाथ में मोबाइल होना चाहिए, कितनी देर वो कंप्यूटर पे होना चाहिए, कंप्यूटर पे जब हो तो आसपास में किसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इन हिदायतों के साथ उसे छोड़ दिया। अब आप बताइए, एक 10 साल की उम्र 5वीं क्लास का बच्चा लगभग 23 दिनों तक अपने पूरे परिवार को डराता रहा और तमाम वो चीज़ें की जो शायद बड़े बड़े घात जो प्रोफेशनल क्रिमिनल सोच सकते हैं वैसा, लेकिन यहाँ मकसद कुछ और था। फिर भी ये चीज़ें बताती हैं कि अगर बच्चों के ऊपर कंट्रोल ना हो और वो कब क्या कर रहा है उस पर माँ बाप की नज़र ना हो तो बच्चों के बिगड़ने के पूरे चांसेस होते हैं। तो हर एक माँ बाप से ये रिक्वेस्ट है ख़ास तौर पर कि बच्चा जब मोबाइल पे हो, कंप्यूटर पे हो, तो वो क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है, ये सारी चीज़ों पे कम से कम माँ बाप की नज़र होनी चाहिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसका वक्त ज़्यादातर कहाँ गुजरता है। और एक बार अगर शुरू से ही ये सारी चीज़ें हो गई तो फिर बच्चे भी वो सब सच बता देते हैं और माँ बाप को भी पता होता है कि वो क्या कर रहा है, तो शायद ये चीज़ें ना हो। वरना सोचिए उन माँ बाप के ऊपर, इन्हीं सरकारी अफसर, उनकी वाइफ के बारे में कि 23 दिन उन्होंने कैसे गुजारे और जब सच पता चला होगा तो उन पर क्या बीती होगी।